यस स्टार्टेड ना सर? रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना सर? यस सर। ओके सर। सर चलो स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ का क्लास। हाँ सर, मंडे है और बिजनेस लॉ का दिन है। एवरी मंडे इवनिंग यही पढ़ते हैं हम लोग, तो आज भी वही होगा। लेकिन सर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, रुक रुक के नहीं रहेंगे सर। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तो आगे कहाँ बढ़ेंगे सर? सर बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन पता चल गया है सर, बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया सर। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार, कहाँ हूँ देख लेते हैं एक बार, ये कहाँ आ गए हैं हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते पढ़ते। तो सर मुझे जितना दिखाई दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो ये फ्लो चार्ट है, बेसिकली धीरे धीरे ये पूरा फ्लो चार्ट को डिटेल्स में समझना है, बस यही काम है और कुछ नहीं। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बिल्डअप एंड क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। बात को समझ में आ रहा है सर? अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बिल्डअप एंड क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, यही है सक्सेस का मूल मंत्र इन प्रोफेशनल एजुकेशन। नॉट जस्ट इन प्रोफेशनल एजुकेशन, मेरा मानो तो सर जिंदगी का हर एक एग्जाम, मतलब चाहे स्कूल कॉलेज का एग्जाम हो या फिर प्रोफेशनल एग्जाम हो या फिर लाइफ लेसन्स हो, हर केस में ही है सर। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बिल्डअप एंड प्रैक्टिस। सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डील हुआ था सर। अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग एक दो लेक्चर्स नहीं सहना सर, प्लीज एक बार कर लो सर। मतलब पेंडिंग मत रखो, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि पेंडिंग रहेगा तो फिर आप लोगों को आगे दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ सर कि आप पेंडिंग मत रखो, डिटेल्स में पढ़ो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिंदगी में बहुत काम आने वाला है सर। मैं इसलिए बोलता हूँ एग्जाम में तो हर चीज काम आएगा, जो भी टॉपिक है सिलेबस में है, बट जिंदगी में काम आएगा ये सोच के पढ़ो, तो फिर पढ़ाई पढ़ाई नहीं सर, बहुत जरूरत हो जाएगा। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपको एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ के बारे में बात हो रहा है सर, जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, है ना? ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हुआ है। लास्ट दिन मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया। क्या पढ़ाना स्टार्ट किया सर? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मैंने एक पर्टिकुलर पार्ट कवर अप किया है रिसेंटली, जैसे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, है ना? लेकिन टाइप्स में और भी चीजें हैं जो मुझे बताना जरूरी रह गया है, वो मैं बताऊंगा। और जैसे ही मेरा टाइप हो जाएगा ना, फिर मैं धीरे धीरे ऑफर एक्सेप्टेंस के डिटेल्स में चला जाऊँ। ठीक है, चलो सर, देरी किस बात की? फिर देरी नहीं करते हैं सर, हाँ, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है सर, आपका इच्छा, आपका इच्छा, आगे बढ़ना है आप आगे बढ़ो, पीछे रहना है पीछे रहो। ठीक है सर, मैं समझ गया, आप लोग भी समझ गए, ये मुझे भी समझ में आ गया। अच्छा, तो कहाँ चला गया सर? टाइप्स, टाइप्स कहाँ चला गया? टाइप्स ये रहा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी वैलिडिटी और इन्फोर्सेबिलिटी याद है ना सबको? सर एग्जाम लेने से पता चल जाएगा मुझे, मैं बहुत जल्दी टेस्ट अरेंज करने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, रेडी रहो। क्लास के साथ साथ रेडी रहना सर। ऐसे एक गाना है ना सर, मुझे एक गाना याद आ गया, एक हिंदी गाना है, बहुत पुराना, सुना था सर। गाना कुछ ऐसा है कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सुना है आप लोगों ने? मैंने तो सुना है। बोलते हैं कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। आखिरी माने लास्ट डे ऑफ अवर लाइफ, ऐसा हो। अगर जिंदगी आखिरी है तो फिर जिंदगी में जो सीखने का मौका मिल रहा है उसको एकदम ना बेस्ट दे के सीखना चाहिए। ठीक है, और जिंदगी का हर एक चीज को उतना ही बेहतरीन वे से सीखना चाहिए जैसे कि आखिरी हो, और मौका नहीं मिलेगा। कोई सोचते हैं ना अभी पढ़ लेते हैं फिर रिवाइज करेंगे, तो थोड़ा परसेप्शन का कॉन्सेप्ट है, मतलब बार बार क्या रिवाइज करोगे, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो ना। कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई लेवल रखने का कोशिश करो। ऑब्वियसली कहना आसान है, बट इसको एप्लीकेबल करने में समय लगता है। बट अगर आप चाहो तो कर सकते हो, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क।
ठीक है, अगर सीख जाओगे ना मौका आ जाएगा सर जिंदगी में, टाइम बचेगा, दूसरे काम कर सकते हो। सर ज्ञान बाद में दे देना सर, अभी पढ़ा लो। तो वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के ऊपर अगर देखा जाए तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट्स सर, एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको वैलिडिटी और एनफोर्सिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, बाइफरकेट किया गया है। इसके ऊपर मैंने लास्ट दिन बताया। आज मैं आपको ना फॉर्मेशंस के ऊपर एंड परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूंगी। सर फॉर्मेशंस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को मेनली एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट आजकल आया है सर। ई कॉम माने ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से मैं क्या बात करूं सर, जितना बोलो कम पड़ता है। दुनिया डिजिटल हो चुका है ना, दुनिया डिजिटल हो चुका है, हम लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मीट किए हैं सर, है ना। और स्पेशली मैंने 2013-14 ऑनवर्ड्स इंडिया में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और जिस तरह से हो रहा है और आगे भी होने वाला है सर, मतलब बहुत कुछ बदल जा रहा है सर। तो डिजिटल आजकल तो एआई का जमाना आ गया है, चैट जीपीटी का जमाना आ गया है, तो जमाना तो बदलेगा। और बदलते के जमाने के साथ साथ लॉ को भी बदलना पड़ता है। जमाना बदलेगा, सिचुएशंस बदलेगा, है ना सर, टेक्निकल कॉन्सेप्ट बदलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करके बिजनेस बिजनेस स्ट्रक्चर बदल जाएगा। बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ साथ लॉ में भी बदल आएगा, है ना सर, लॉ में भी बदलाव आएगा। तो सिंपल बात है, समय के साथ तो कम से कम चले, पीछे तो नहीं रहे सर, है ना। कहते हैं कि समय के आगे चलो, मैं तो कहता हूँ कि आगे अगर ना भी चल पाओ, क्योंकि समय के आगे चलना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। समय से पहले मैंने जो समय नहीं सोच सकता है उससे पहले आप सोच रहे हो, ये सबके पॉसिबिलिटीज नहीं है, बट एटलीस्ट साथ साथ तो चल ही सकते हैं। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड ई-कॉम कॉन्ट्रैक्ट में बात करने वाले हैं सब। परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी के अंदर दो पार्ट है, यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल। सर क्या है ये सब, थोड़ा समझा दो जल्दी जल्दी। ठीक है सर, चलो जल्दी जल्दी समझाते हैं। हाँ जल्दी जल्दी का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट में फटाफट बात करते हैं। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या बता रहा है लॉ, थोड़ा सुन लो पहले प्रोविजंस क्या कहते हैं, फिर तो एग्जाम्पल का पिटारा लगेगा। A contract would be an express contract if the terms are expressed by words or in writing। सर ध्यान से बात को समझे, वर्ड्स और इन राइटिंग, माने कोई भी काम, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मानो ए बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी, ध्यान से बात को समझे सर, ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी। सर ये कॉन्ट्रैक्ट माने क्या, माने बेसिकली कोई पर्टिकुलर डील हो रहा है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ डील कर रहा है कि भाई मेरे को ये रॉ मटेरियल चाहिए, आप मेरे को इतना सारा रॉ मटेरियल इस दिन के अंदर भेज देना, ठीक है। जो भी आपका बिजनेस हो, आप चाहे टेक्निकल प्रोडक्ट में बिजनेस करो, मैंने बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल प्रोडक्ट इन द सेंस किसी भी लाइक इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ सर, या फिर आप ग्रोसरी आइटम का डील करो, जो भी जरूरी चीजें हैं बिजनेस टू बिजनेस। तो एक 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 बंदा है ए, एक बंदा है बी, ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। जो भी बिजनेस का टर्म्स है, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स है, उसको वर्ड्स में और राइटिंग में, वर्ड्स में या फिर राइटिंग में। सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहते हैं सर that if a proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express, the promise is said to be express। express माने बोलो सर, बोलो, एक्सप्रेस, अपने दिल की बात दिल पे नहीं जुबान पे लाओ। सर समझ रहे सर बात को, एक्सप्रेस योरसेल्फ, चाहे वो बिजनेस की बात हो या कोई भी, लेकिन हम लोग यहाँ पर बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं तो बिजनेस के बारे में ही बात करते हैं ज्यादा। हाँ कभी कभी थोड़ा सा आप लोगों का मतलब कंसेंट्रेशन लेने के लिए मैं कुछ दूसरा बात करता हूँ, बट जो भी है कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड करता है। ए टेल्स बी ऑन टेलीफोन, ए बी को टेलीफोन में बोल रहा है, ए बी को टेलीफोन में बोल रहा है that he offers to sell his house for rupees 2 lakhs and B in reply informs A that he accept the offer। This is an express contract। सर इसमें क्या बात है सर,
कोई क्या ऐसा क्या हो गया सर? और कुछ नहीं, ए बी को टेलीफोन में एक्सप्रेस किया, अपना इच्छा जताया कि भाई ए मैं अपना घर 2 लाख में तुमको बेचना चाहता हूँ। अगर बी ने हाँ बोल दिया तो बात बन गया, अगर बी ने ना बोल दिया तो बात खत्म, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट काम ही नहीं किया। सिंपल बात है। हम लोग आजकल सर जोमेटो में खाना ऑर्डर करते हैं, हाँ सर, जोमेटो वगैरह में खाना ऑर्डर करते हैं कि नहीं करते, है ना? तो मैं सिंपल एक चीज बोल रहा हूँ, आपको भूख लगा है, ठीक है, घर में माँ का खाना खा खा के आपको लग गया कि भाई बहुत हुआ, हम लोग अभी रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे, या फिर दोस्तों के साथ मिलके खाना खाने का सोच रहे हो। तो जब आप, जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर अलग अलग जगह का रेस्टोरेंट्स है, हमारा कोलकाता का रेस्टोरेंट है क्या? हाँ सर, क्यों नहीं रहेगा। बंगाली और किसी चीज में आगे हो ना हो, हम लोग खाने में बहुत आगे हैं सर। जो भी हो, बिरयानी, चिकन, पिज्जा, फ्राइड राइस, थाली, रोल्स, क्या चाहिए सर? ये सब देखो लिखा हुआ है, मैं आपको जोमेटो में खाना नहीं दिखा रहा हूँ, हाँ, मैं दिखा रहा हूँ कि ये सब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जोमेटो आपको ऑफर कर रहा है, आपको क्या खाना है, रोल चाहिए, थाली चाहिए। अब किसी को अगर भूख लग गया तो शायद अभी ऑर्डर करने ना बैठ गया क्लास के अंदर, हाँ सर, अभी थाली मंगवा रहे हो कि बिरयानी मंगवा रहे हो? सर आप ऑर्डर कर दो। सर नहीं कर सकते, देखो तो किससे ऑर्डर करोगे? चलो, केएफसी से, वाव मोमो से, गुप्ता ब्रदर्स से, कहीं से, क्वालिटी वाल से, चलो एक जस्ट क्लिक किए। मैं बस आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज कॉन्ट्रैक्ट, ये सब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जब बाय वर्ड्स या बाय रिटन, ठीक है, ये कुछ बोल रहा है, ऑफर कर रहा है, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो बेसिकली ये भी एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। जैसे ए बी को एक्सप्रेस कर रहा था टेलीफोन में, ये आपको ऐप के थ्रू से एक्सप्रेस कर रहा है, हाँ सर। कुछ देर बाद ऐसे भी ई कॉमर्स में आना है ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ही ई कॉमर्स में लेके आ गया। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ आपको, ज्यादा कुछ नहीं सर। जब से ए बी को टेलीफोन में बोल रहा है, बट आजकल हम लोग टेलीफोन में क्या सर, आजकल तो हम लोग ऐप में देख लेते हैं, है ना? तो ए टेल्स बी ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर ₹2 lakhs एंड बी इन रिप्लाई इन्फॉर्म दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर। दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, है ना? अब यही चीज जब ऑनलाइन के थ्रू से हो तो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन एक्सप्रेस तो हो रहा है, एक्सप्रेस तो हो रहा है, चाहे वो वर्ड्स में हो या राइटिंग, ठीक है। बस इतना सा बात है, एक बंदा ऑफर करेगा, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सप्रेस करेगा। सर इसमें कोई स्पेशल बात तो है नहीं सर, एकदम नहीं है, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ध्यान से सुनना। अगर एक्सप्रेस समझ में आ गया, मैंने बेसिकली किसी को लिख के कोई चीज का ऑफर करना, किसी को मुंह में बोल के कोई चीज का ऑफर करना, उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, है ना? किसी को कुछ लिख के भेजो कि भाई मुझे ये चीज तुमको बेचना है या तुमसे खरीदना है। अगर बंदे में एक्सेप्टेंस हो गया, एक बंदा ऑफर कर लिया, दूसरा बंदा एक्सेप्ट कर लिया, फिर एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो गया, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो गया, बात बन गई, और क्या? बात बन गया माने कॉन्ट्रैक्ट बन गया सर, ये हो गया एक्सप्रेस। लेकिन व्हाट अबाउट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सर? अब इसी में आपको फर्क समझ में आएगा, इसी में आपको फर्क समझ में आएगा, द डिफरेंस समझ में आएगा कि एक्सप्रेस ना करके भी कई बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको इम्प्लाइड बोलते हैं। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? मान लिया हमने, जैसे गाना है ना, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमसे। सर मैं गाना का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, गाना सुनाने के लिए नहीं, मैं थोड़ी कोई सिंगर हूँ। लो मान ली, क्या लो मान लिया हमने, ऐसा ऐसा गाना है, मैं भूल गया सर, आजकल थोड़ा बॉलीवुड गाना कम सुनता हूँ, ठीक है जो भी हो, बट आप समझा करो सर। implied contract in contrast come into existence by implications. Most often the implication is by action or conduct of parties of or codes of dealings between them. मैं आपको समझाता हूँ। Section 9 of the Act, मैंने again 1872 Contract Act contemplates such implied contract when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. सर कैसे? एग्जाम्पल यहाँ पर एक कूली का मिला है, या फिर एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक्स है, कॉफी ने रेस्टोरेंट का दिया है। मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सारा और भी एग्जाम्पल हैं, बट सबसे पहले तो एक कूली वाला एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर है, यही पहले समझा देता हूँ सर, ठीक है। सर एक कूली स्टेशन में, हावड़ा स्टेशन में, देखा है कभी कूली आप लोग? हावड़ा स्टेशन में, कोई भी बड़े स्टेशन में दिख जाएगा, हाँ सर, कूली इन रेल स्टेशन, जस्ट लुक एट अगेन।
देखो सर, इट्स वेरी सिंपल इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर देखो सर, ये कुली रेल स्टेशन से आपका बैग उठा रहा है सर, ठीक है। सर आपने उसको ये नहीं बोला कि दादा मत उठाओ, ठीक है, कि भैया मत उठाओ। उसने आपका बैग उठाया और चल दिए, और आप भी उसके पीछे पीछे चल दिए। बात को समझे? मानो ये जो दो लेडीज हैं, मानो इन्हीं का ये आइटम है इनके हेड पे, ठीक है ना। एकदम मेहनती इंसान, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अपना फैमिली चला रहा है। तो ये मेहनती इंसान अपना मेहनत के ऊपर बेस करके ट्रेन से जैसे ही ये लेडीज उतरा ना, संगे संग इसका बैग उठा लिया बिना पूछे। बात को ध्यान से समझे सर, मतलब ये लेडी ने बोला नहीं, ये लेडी ने बोला नहीं। आप कोई बोलेगा सर बोला नहीं तो उठाएगा क्यों? सर बात को समझो, जो लाइसेंस कुली होते हैं ना, कोई भी कुली नहीं बन सकता, ठीक है। किसी भी बड़े स्टेशन में कोई भी कुली नहीं बन सकता, उनको वहां का रजिस्टर्ड कुली होना पड़ता है, एसोसिएशन वगैरह होता है। सर सबसे बड़ा बात कि जब ये कुली ने बैग उठाया, इन लेडी ने उनको थमाया नहीं कि दादा हमको नहीं चाहिए, आप मेरा बैग उतारो। तो थोड़ी ना जबरदस्ती कर पाएगा, आसपास में लोग होते हैं, पुलिस होते हैं बहुत सारे। तो इसने उठाया, चल लिया, लेडीज भी चलना चालू कर दिया। गाड़ी में जब ये बंदा, जब ये टैक्सी में इनका बैग अंदर घुसा दिया, अब बोल रहे थे मैडम मेरा पेमेंट, ठीक है। तब मानो ये लेडीज आके बोलता है कि दादा क्या बात करते हो, मैंने आपको बोला नहीं, फिर भी आपने उठाया, आपका मर्जी, पैसा काहे मांग रहे हो? क्वेश्चन इज दैट, क्या लेडी ऐसा बोल सकता है? हाँ सर, क्या लेडी ऐसा बोल सकता है? हेलो। हाँ सर। हाँ, किसने हाँ बोला? सोमनाथ या तुषार? किसका आवाज था? किसका मेरा। आवाज था रे? ओके, हाँ बोला आपने कि ना बोला? यस और नो? अरे बोलो ना, कोई बात नहीं, ऐसे ही। सकता है, हाँ सर बोल सकता है। नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। अगर आपको बोलना था तो आपको तुरंत वहां वहीं पर बोलना चाहिए था। आप इनके पीछे पीछे, आप इनको रोके तो नहीं ना? आप इनको रोके तो नहीं ना? रोकना चाहिए था आपको। ऐसे थोड़ी कि आपकी मर्जी के बिना वो लेके चला जाएगा। आपको बोलोगे सर चोरी करके भाग रहा है, तो वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। यहाँ पर कोई चोरी करने वाला बात है नहीं सर। एक सिंपल सा बात है, कोहली आपका सामान उठाया, चल दिए, आप भी उनके पीछे पीछे चल दिए, कुछ ना पूछे। वो आपके टैक्सी में माल लोड कर रहा है और आपको पेमेंट के लिए बोल रहे हैं, मतलब उनका जो कुली का चार्जेस है वो आपसे मांग रहा है। माय क्वेश्चन इज दैट, क्या लेडी जो है उनको पेमेंट से इनकार कर सकता है? लेडी जो है पेमेंट से इनकार कर सकता है? द आंसर इज नो, इनकार नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स अ इम्प्लाइड, इट्स अ इम्प्लाइड। इसलिए एग्जाम्पल इतना यही बात कर रहे हैं सर। पर अ कूली इन यूनिफॉर्म picks up the luggage of A to be carried out of the railway stations without being asked by A and allows him to do so. पूछा नहीं, implied हो गया, implied। लो मान लिया हमने कि मैंने तुमको परमिशन दे दिया है, लो मान लिया हमने। बात समझ रहे सर? इट्स डीम्ड, डीम्ड समझते हो? मुंह में नहीं बोलेंगे, बट सब कुछ चुपचाप मान लेंगे। वो भी तो होता है ना सर। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कोई किसी को कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया। जैसे यहाँ पर हम लोग ए बी को देख रहे थे, टेलीफोन में बोल रहा था कि भाई बी, मैं अपना घर तुमको 2 लाख में बेचना चाहता। भाई बी, क्या तुम मेरा घर 2 लाख में खरीदना चाहता? फिर बी बोल रहा है हाँ दादा ए, मैं आपका घर 2 लाख में लेना चाहता। तब ये ऑफर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट इम्प्लाइड इज नॉट लाइक दैट। इम्प्लाइड में कुछ एक्ट होगा, उसमें कोई किसी को एक्सप्रेसली कुछ नहीं बोलेगा, बट फिर भी हम उसको मतलब मानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। बात समझ रहे हैं सर? इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ए मस्ट पे फॉर द सर्विस ऑफ द कूली डिटेल्ड बाय हिम। करना पड़ेगा। और भी एग्जांपल देता हूं सर, और भी एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया है। A drinks a coffee in restaurant, there is an implied contract that he should pay for the price of the coffee.
अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है कि आप पेमेंट बिना करके चले जाओगे? सर ऐसे देखो भीड़ भाड़ में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सर, टी शॉप इन कोलकाता, एक जो छोटा सा इमेज निकाल रहा हूँ। चाय का दुकान देखे, रोड साइड चाय का दुकान। हाँ सर, रोड हाँ साइड सर। चाय का दुकान देखे हो ना? जैसे ज्यादा देखो सर, माना जाता है सर रोड साइड टी सबसे बेस्ट मिलता है कोलकाता में। सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। कोलकाता मैंने मेन कोलकाता सर, लोग बहुत सारे लोग आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। मेन कोलकाता, ठीक है, कभी भी सेंट्रल एवेन्यू ऑनवर्ड्स, डालहौजी, पार्क स्ट्रीट, गिरीश पार्क, ठीक है, इस एरिया में कभी अगर बाई वॉक करोगे ना, कभी भी मौका मिले धर्मतला वगैरह में, ऐसा कुल्हड़ वाला चाय, ओहो, मेरे को तो याद आ गया सर। जो भी हो, मौका मिल जाएगा सर कोलकाता में, जब वर्किंग लाइफ स्टार्ट होगा, कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगा, ऐसा मौका बिल्कुल मिलेगा। और अगर मौका मिले, और अगर आप चाय की शौकीन हो सर, इफ यू आर अ टी लवर, ठीक है, मस्ट ट्राई, ठीक है। ऐसे टी लवर ज्यादा है, बट आजकल मैं कुछ शौकीन लोगों को देखता हूँ सर, दे डोंट लव टी, दे लव कॉफी। जो भी हो सर, आपका प्यार, आपका पसंद आपका ही रहेगा, मैं थोड़ी ना छीन सकता। बट आप बात को समझे सर, यहाँ पर ये बंदा चाय कुल्हड़ में डाल के रखा है, इन्होंने आपको बोला नहीं दादा चाय ले लो, ये यहाँ पर रखा है, आप जाके एक चाय उठा लिया और पी लिया और चल लिए। ऐसा आप कर सकते हैं क्या? ऐसे नॉर्मली होता है सर? ऐसे इस दुकान में इतना भीड़ रहता है हमेशा कि हर मिनट मिनट में लोग चाय पीते हैं और चलते हैं, चाय पीते हैं और चलते हैं, मतलब ऐसा कोई मूवमेंट नहीं रहता है। आप देख सकते हो इतना सारा चाय डाल रहे हैं और भी चाय बन रहा है केटली में, ठीक है, और ये सब केटली वाला चाय नहीं है, एकदम तुरंत बन रहा है, तुरंत देगा, ऐसा चाय बनता है। अब देख के समझ सकते हैं इनका स्कीम, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये जो चाय वाला चाय बेच रहा है, यहाँ पर कुल्हड़ लगा है सर, यहाँ पर कुल्हड़ लगा है, ठीक है, आप यहाँ से कुल्हड़ उठा लिया और पी लिए, ठीक है, पी के चल पड़े नहीं सर, आपको पेमेंट करके जाना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। अब आप बोलोगे सर कि चाय वाला ने चाय तो पैसा तो आपको तो बोला नहीं था, हम ऐसे ही पी लिए, तो सर ये बाय डिफॉल्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही जैसे रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया है, आप रेस्टोरेंट में कॉफी पी के चले जा रहे हो, मानो कि एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका एक दूसरा एग्जांपल बन सकता है। रेस्टोरेंट में आप गए, कॉफी एक्चुअली आप एक टेबल में जाके बैठ गए सर, ठीक है, एक टेबल है, टेबल में जाके आप बैठ गए, एक्चुअली कॉफी का ऑर्डर आपके पहले कोई आया था उस पर दिया। बात को समझे सर, ठीक है, मानो सीसीडी या स्टारबक्स में, स्टारबक्स ही बोलता है ना, क्या बोलता है, मुझे इतना कॉफी रेस्टोरेंट का नॉलेज नहीं है। सीसीडी तो आजकल हाँ चलता है। मानो सीसीडी में आप जाके बैठ के कॉफी पीने के बारे में सोचे, कैफे कॉफी डे सर, ठीक है, ये कॉफी एक्चुअली आपका ऑर्डर नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, क्या बोलते हैं इसको, कैपेचिनो, ठीक है, जो भी बोले सर, ये आपका ऑर्डर नहीं है, किसी और का ऑर्डर है, जो एक्चुअली अभी वहां पर नहीं है, और जो सेफ है या जो वेटर है, उन्होंने देखा नहीं कि एक्चुअल कौन था, बट आप बैठे हो, आपको देके चला गया। तो हो सकता है कोई अर्जेंट काम से कोई ऑर्डर देके निकल गया, हो सकता है ना? अब जैसे ही आपने ये कॉफी पी लिया, फिर दुकानदार आके आपको बोलता है कि दादा कॉफी का पैसा, फिर आप क्या बोलोगे? नहीं हमने तो मांगा नहीं, हमको ऐसे ही देखे कि हमको लगा फ्री में चल रहा है कोई। हमको लग रहा है कोई फ्री में चल रहा है, देखे कि हम पी ली। नहीं सर, आप इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में बांध चुके हो, ठीक है। आप आपको अगर पैसा नहीं देना था तो पूछ लेना चाहिए था, आपको पूछ लेना चाहिए था, ठीक है, कि भाई हम आ सकते हैं कि नहीं, मतलब बिन बुलाए मेहमान थोड़ी है। जैसे एक उत्तर प्रदेश में एक घटना घटा था, मैं कुछ दिन पहले न्यूज में पढ़ रहा था कि कोई कोई होता है ना, बच्चे लोग थोड़ा सा कम उम्र में, मतलब शादी में इनविटेशन नहीं होता है तो ऐसे ही चले जाते हैं भीड़ भाड़ में, हाँ, खा के आ गए। तो एक लड़का है पकड़ा गया सर, और पकड़ने के बाद जब उनको पूछा कि किसके तरफ से हो, तो बोलते तुमको तो पहचाना नहीं, फिर बोलते नहीं हम लड़की वाले से हैं। फिर लड़की वालों के सामने भी लेके गया, फिर पता चल गया कि भाई ये कोई किसी के तरफ से नहीं है, ना तो लड़का के तरफ से है ना तो लड़की के तरफ से है। तो फिर लास्ट में उसको क्या क्या पता है, उसको बर्तन दिलवाया। वायरल हुआ था न्यूज बड़ा। जो भी हो,
मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, कोई पिन बुलाए मेहमान खा के चला जाए, मैं तो यही मानूंगा कि किसी को ऐसे जाना नहीं चाहिए, बट अगर खा लिया तो कम से कम समझा के ही बोलना चाहिए कि दादा ऐसा नहीं करते, जो भी वो बर्तन नहीं धुलवाना चाहिए था। लेकिन सर कहीं किसी किसी जगह में बदमाशी का लेवल अलग हो जाता है, काफी सारे लोग ना ऐसे इसको ना ट्रेंड बना लेता है, जो भी हो। अच्छा, आई होप यू अंडरस्टैंड सर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अरे कोई किसी को एक्सप्रेस करके कुछ नहीं बोल रहे, सब अपना समझ रहा है सर। चाय पिया तो पैसा देना पड़ेगा, रेस्टोरेंट में जाके कॉफी पिया तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। कूली ने बैग उठा के सामान रख दिया, भले ही बात कुछ नहीं हुआ हो, देना पड़ेगा, इम्प्लाइड। एक्चुअली क्या है ना, ये सब क्यों बोल रहा है, क्योंकि ना सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं सर, जिनको ना हर चीज में फ्री चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, ठीक है, उनको हर चीज में फ्री कॉन्सेप्ट है, हाँ होगा अपना कर रहा है हमको क्यों देना है, समथिंग लाइक। इसलिए लॉ एकदम क्लियरली बोल दे रहा है सर, ये सब इम्प्लाइड है, आप चाहो ना चाहो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपका जो भी ऑब्लिगेशन है पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपको हमेशा ऑब्लिगेटेड कर देते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज आपको ऑब्लिगेशन कर देते हैं, ऑब्लिगेशन में बांध देते हैं, ठीक है। तो यही बात है सर। सर समझ में आया कि नहीं, बोल दो सर एक बार, हाँ या ना। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है सबको, कोई डाउट है क्या, एनी डाउट सर। नो। सर टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सर ये इम्प्लाइड का एक टाइप है, यानी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क ऐसा तो है नहीं सर, बट फिर भी टैसिट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा मॉडिफाइड है। द वर्ड टैसिट मीन साइलेंट, एकदम साइलेंट, चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा टू द कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटन। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है सर बैंक एटीएम से पैसा निकालना। हम लोग एटीएम में जाते हैं, पैसा निकालते हैं, किसी के साथ बात करते हैं क्या, अरे अरे बोलो ना। एटीएम में जब हम लोग जाते हैं, एटीएम से जब पैसा उठाते हैं, तो क्या हम एटीएम में जाके मशीन के साथ बात करते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए दे दो, हमको उतना पैसा चाहिए दे दो। क्या सामने कोई रहते हैं सर, कोई नहीं रहता, है ना। जैसे यहाँ पर ये जो जेंट्स और लेडीज जो पैसा उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेसिकली पैसा उठा के टैसिट है, एटीएम को वो अपना पिन वगैरह दे रहा है, बैंक अकाउंट से पैसा निकल के आ रहा है। तो इसे क्या, इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सब बाय डिफॉल्ट है, कोई किसी को एक्सप्रेस करके कुछ नहीं बोल रहा है। आप भी बैंक को जाके, जैसे नॉर्मली बैंक में क्या होता है, हम जाके रिटर्न लिख के देते हैं ना, पैसा विड्रॉल करना है तो चेक फिलअप करते हैं ना, बैंक में फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है कि भाई इतना विड्रॉल करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट में जो कैशियर बैठे होते हैं आपको इतना पेमेंट देते हैं। बट एटीएम के केस में हम कुछ लिख के नहीं देते, कुछ बटन दबाते हैं और मेरा पैसा निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो एटीएम माने ऑटोमेटिक टेलर मशीन। Tacit contract is where a contract is assumed have been entered when a sale is given effect to all fall of hammer in an auction sale. It is not a separate form of contract but falls within the scope of implied contract. Tacit contract कोई अलग type of contract नहीं है. These are part of implied contract. But इसको tacit कहते हैं. Tacit का मतलब है एकदम silently contract हो जाते हैं. Silently contract हो जाते हैं. जैसे कि एक एटीएम का बोल दिया, और एक एग्जांपल आपको बिल्कुल देना चाहिए, इट्स वेरी वेरी पॉपुलर सर, फॉल ऑफ हैमर, ठीक है। हैमर जानते हो सर, हैमर हैमर हैमर, ये बेसिकली इसमें होता है ऑक्शन सेल, ऑक्शन हाउस। ऑक्शन हाउस में कभी देखा आप लोगों ने, ऑक्शन हाउस कभी देखा सर, आईपीएल में देखा है, आईपीएल में ऑक्शन देखा है कभी, यस सर। हाँ। उसमें हैमर 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 यूज करता है क्या, यस कभी सर। अगर, कभी अगर कोई ऑक्शन हाउस में जाओगे ना, कभी अगर मौका मिलेगा, मैं अपने जिंदगी में मुझे थोड़ा ऑक्शन हाउस में जाने का मौका मिला है ड्यू टू माई मतलब फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एंटिक ऑक्शन ना, एंटिक ऑक्शन होता है। इस एक्चुअली ऑक्शन वगैरह ना पहले एंटिक प्रोडक्ट का ही होता था, पहले ज्यादातर केस में एंटिक प्रोडक्ट का ही ऑक्शन होता था। एंटिक प्रोडक्ट मैंने, ये देखो इस तरह का होता है, सब एंटिक आइटम लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, ये सब ऑक्शन में सेल होगा।
जो इसका कदर जानता है, जो इसका वैल्यू समझता है, वो आके ऑक्शन हॉल से बीडिंग करके लेके जाएगा। सर कैसे होता है बीडिंग? सर नॉर्मली ऑक्शन हॉल में बीडिंग कैसे होता है, जैसे मानो यहाँ पर बहुत सारे एंटीक प्रोडक्ट्स हैं, है ना, क्या 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 सर, यहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्ट है। अब मानो हर प्रोडक्ट का एक बेसिक प्राइस चार्ट होता होगा, ठीक है, कि इतना तो मिनिमम प्राइस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी दाम पे दे देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी दाम पे दे देंगे। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे मानो ये अलमीरा, ठीक है, इसका मानो एक बेसिक प्राइस रखा है, से फॉर एग्जांपल 5 लाख, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या प्राइस होना चाहिए। अब इसमें बोला है कि भाई जो भी बीट करेगा कम से कम 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 5 लाख अगर गवर्नमेंट ने दाम रखा है, ऑक्शन सॉरी कंपनी ने, एंड जो ऑक्शन सेल कर रहा है, तो इसके ऊपर नेक्स्ट बीट कम से कम 10,000 एक्स्ट्रा में करना पड़ेगा। तो किसी एक बंदा ने दाम दिया 5,10,000, ठीक है, मानो मिस्टर ए है, उसने दाम दिया 5,10,000, फिर मिस्टर बी आएगा, मिस्टर बी दाम दे रहा है 5,20,000, तो 10,000 मल्टीपल करना पड़ेगा, 10,000 प्लस। फिर इस तरह से जो हाईएस्ट बीट करेगा, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ दाम देगा, नॉर्मली ऑक्शन में फॉल ऑफ हैमर के थ्रू से, फॉल ऑफ हैमर के थ्रू से, जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, दिस वन, बीट में ऐसे ऑक्शनियर जो होते हैं ना, वैसे चिल्लाते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम फ्रेम होता है, अगर उस टाइम के अंदर किसी और ने अगर कोई बीड नहीं किया, तो जिनके नाम पे वो बुक हुआ है उनको वो दे दिया जाएगा और उनके नाम पे वो अलॉट कर दिया जाएगा। अब उनको आके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा और फिर कुछ दिन बाद इसको डिलीवरी करके लेके जा सकता है, ठीक है। ये नॉर्मली ऑक्शन सेल में होता है। अब ऑक्शन सेल में ये सब जो कुछ भी होता है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है सर, ये मुंह में कुछ नहीं बोलते हैं सर। ये जो ऑक्शन हॉल में जो ऑक्शनियर बैठे होते हैं ना सर, ये ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बुक्स फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, मिस्टर ए के लिए है, मिस्टर बी के लिए है, कोई और बीट करेगा, मतलब कोई आवाज नहीं करेगा ऐसा कि और कोई कुछ दाम लगाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा सर। ये सिंपल एक प्रोसेस के थ्रू से हैमर लगा देगा। हैमर अगर लगा दिया माने ये एक्सेप्टेंस है, माने ऑक्शनियर ने फाइनल बीट जिन्होंने किया, फाइनल बीट में जितने दाम दिया हाईएस्ट लेवल, से फॉर एग्जांपल 5,20,000 फॉर दैट अलमीरा, उन्हीं को ये प्रोडक्ट दे दिया जाएगा बाय द फॉल ऑफ हैमर। तो साइलेंटली हुआ सर, कोई एक्सप्रेस नहीं हुआ, कोई रिटर्न नहीं हुआ, कोई ओरल नहीं हुआ, सब कुछ एकदम एक प्रोसेस में हुआ। तो देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट जहां पर आपको अलग अलग तरीका देखने को मिलता है। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का और एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, इट्स वेरी पॉपुलर। सर कभी आप लोग कोलकाता में टैक्सी चढ़े हो क्या? टैक्सी, कोलकाता टैक्सी, ऐसे टैक्सी Yes. कोलकाता में है। पीला टैक्सी सर, कैब का बात नहीं कर रहा हूँ, द प्राइड ऑफ कोलकाता, ठीक है, दिस इज द प्राइड ऑफ कोलकाता एकदम सर। इसको लगता है कि हाँ कोलकाता है, कैब में लगता नहीं है सर, कैब में लगता नहीं है, सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है जब ये पीला टैक्सी रास्ते में चलता है ना, इट्स फील गुड। पता नहीं आप लोग समझ पाते हो कि नहीं। हाँ मैं मानता हूँ कि टैक्सी के अंदर थोड़ा सा कंफर्ट कम है, बट फील वेरी सेफ। टैक्सी ड्राइवर भी बहुत सेफ हैंड होते हैं सर, सीरियसली। मैं तो अपने एक्सपीरियंस में देखा सर, कैब में बैठ के कंपेरेटिवली थोड़ा सा रफ ड्राइविंग देखने को मिलता है, टैक्सी ड्राइवर रफ ड्राइविंग कंपेरेटिवली बहुत कम करते हैं। आई डोंट नो, माय एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत ही अच्छा। और आपको टैक्सी में बैठ के भी ऑलवेज एक कंफर्ट फील होता है, ऐसा लगता है कि भाई सेफ है, जो भी हो। मैं अभी आपको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, टैसिट या इम्प्लाइड जो भी बोलो। ये टैक्सी में क्या लिखा है, कोई देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है बोले तो? No refusal. नो रिफ्यूजल लिखा है ना सर। ये नो रिफ्यूजल एक्चुअली बाद में लिखना पड़ा। एक्चुअली कुछ टैक्सी ड्राइवर अपने हिसाब से, मतलब बेसिकली इनका एक नियम है सर, कोलकाता में, इज नॉट जस्ट इन कोलकाता, इन एनी बिग सिटी, ठीक है, जैसे कि कोलकाता वन ऑफ द बिग सिटी है इंडिया में, है ना, मतलब मुंबई दिल्ली के बाद ही अगर कोई सबसे बड़ा शहर है मेगा सिटी, तो ऑब्वियसली वो कोलकाता है सर। सर कोई बोलेगा नहीं बैंगलोर हैदराबाद बड़ा हो गया है, लेकिन सर ओवरऑल मेगा सिटी वाइज कोलकाता थर्ड पोजीशन पे आते हैं।
थर्ड या सेकंड, दिल्ली बॉम्बे एंड कोलकाता में कंपटीशन है ऑलवेज। आजकल कोलकाता का जो ग्लोरी है वो लॉस्ट ग्लोरी हो चुका है, थोड़ा बैंगलोर और हैदराबाद में थोड़ा शिफ्टिंग हो चुका है, बट फिर भी ओवरऑल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर वाइज मेगा सिटी में कोलकाता में भी टॉप 3 में आता है। नाउ द पॉइंट इज नॉट अबाउट दैट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई बड़ा शहर होता है ना, तो एक टैक्सी का ना एक जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। जुरिस्डिक्शन माने जहां जहां कोलकाता पिन कोड काम करता है। कोलकाता पिन कोड माने जब पिन कोड में कोलकाता आ जाता है। नॉर्मली वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता छोड़ के बाकी हर एक एरिया WB बोल के आपको पिन कोड मिलेगा। लेकिन जब कोई एरिया कोलकाता के अंदर, जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नॉर्मली कोलकाता के अंदर नहीं है, बट फिर भी वो मेगा सिटी के अंदर आ जाता है, जैसे कि हावड़ा, ठीक है, नॉर्थ 24, ठीक है, नॉर्थ 24 परगना, ठीक है, या फिर साउथ 24, हुगली डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट है, ठीक है। ऐसे 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कोलकाता के सराउंडिंग एरिया को कवर करता है और एक जुरिस्डिक्शन एरिया रेडी करता है, जो बेसिकली कमिश्नरेट से हो जाता है, पुलिस कमिश्नरेट एंड कोलकाता। तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये टैक्सी ऑपरेट करेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, यही रूल है। अब मैं कहना क्या चाहता हूं सर, कभी भी कोई भी टैक्सी ड्राइवर आपको किसी पर्टिकुलर जगह से मना नहीं कर सकता जब तक वो एक्टिव है। माने अगर टैक्सी वाला गैरेज लिख दिया, ठीक है, अगर वो बोलेगा कि नहीं दादा और भाड़ा नहीं लेंगे, हम गैरेज कर दिए, तो फिर आप उनको नहीं कर बोल सकते, क्योंकि वो गैरेज वो घर जा रहा है, उनका ड्यूटी खत्म हो गया। लेकिन एक्टिव आवर में कोई भी टैक्सी वाला आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता किसी पर्टिकुलर जगह में जाने के लिए। है ना, मजा का बात है सर, इसमें टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से है? आपको ऐसा लग रहा होगा ना सर, इसमें टैसिट कहाँ से है? सर टैसिट का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, टैक्सी में ये लिखा नहीं रहता कि अगर मानो आपको हावड़ा जाना है तो टैक्सी वाला चिल्लाते थोड़ी है कि हावड़ा जाएंगे करके, सियालदा जाएंगे, सियालदा जाएंगे करके। प्लीज टेल मी, कभी आप सुने हो कि किसी टैक्सी वाला से हावड़ा हावड़ा चिल्लाते हैं या सियालदा सियालदा चिल्लाते हैं, या फिर डेस्टिनेशन का नाम बोलते हैं क्या? बस वाला चिल्लाते हैं, लेकिन टैक्सी वाला नहीं चिल्लाते। तो रूल्स क्या है? टैक्सी रास्ते से जा रहे हैं, अगर वो खाली है, आप चुपचाप टैक्सी में चढ़ो और आपका डेस्टिनेशन बोलो। अगर जुरिस्डिक्शन के अंदर है, अगर जुरिस्डिक्शन के अंदर है तो टैक्सी वाला को जाना पड़ेगा, दैट इज द रूल्स। लेकिन सर बहुत बात तो टैक्सी वाला मना कर देते हैं, सर वो गलत करते हैं। टैक्सी वाला मना करते हैं, वो गलत करते हैं। जुरिस्डिक्शन के अंदर टैक्सी वाले को जाना चाहिए, एंड तभी तो सरकार ने नियम लगाया, नो रिफ्यूजल। बात समझ रहे हैं? कोई बोलेगा नहीं सर टैक्सी वाले का अपना मर्जी है, वो रिफ्यूज कर ही सकता है, नहीं कर सकता सर। इसी काम के लिए उनको परमिशन दिया गया था, लाइसेंस इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया गया था, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशंस होते हैं, उनका भी अपना पर्टिकुलर लाइफ है, ठीक है, उनको भी पर्सनल होता है कि उनको अगर जाना है दम दम, ठीक है, अगर कोई बोलेगा नहीं हमको जाना है अलीपुर, तो वो बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। पर रूल जो कहते हैं सर कि भाई वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, और ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है। आप टैक्सी में चढ़ो और उनको बोलो भाई मुझे इधर जाना है, तो टैक्सी जब रास्ते में चल रहा है, आप इनको कहीं भी खड़ा कर सकते हो, अगर वो खाली है, कोई रिजर्व पहले से नहीं है, तो आप कहीं भी इनको खड़ा कर सकते हो और अपना जगह के लिए बोल सकते हो। मैं बस इतना कह रहा हूँ, आपका बोलना ऑब्वियसली एक्सप्रेस है, मतलब आप जब किसी को उसको बोलो कि दादा इधर जाना है, वो एक्सप्रेस हुआ। लेकिन टैक्सी रास्ते में चलते चलते आप उनको खड़ा कर सकते हो ना, वो आपको चिल्ला नहीं रहा था, फिर भी आपने उसको रोक दिया। आप रोक सकते हो उसको, बिकॉज वो उसके काम के लिए है सर। एक टैक्सी बोल के हम लोग रोक देते हैं, क्यों? क्योंकि टैक्सी रुकेगा ही, यही उसका रूल्स है। तो ये भी टैसिट है, टैक्सी चिल्लाता नहीं है, फिर भी ये बाय डिफॉल्ट है कि हम टैक्सी को रोक सकते हैं। समझ में आया बात? हेलो, Yes, sir. समझ रहे हो ना सर? मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टैक्सी के बिना आप किसी दूसरे गाड़ी को थोड़ी रोक सकते हो, ये गाड़ी रुक जाओ, नहीं कर सकते, बट टैक्सी को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रीजन होता है इम्प्लाइड, ठीक है। टैक्सी है तो इम्प्लाइड है कि हम उनको रोक सकते हैं, और वो भी रुकेगा सर, क्योंकि वो तो उसी काम के लिए है ना। दीज आर दी पॉपुलर डेफिनेशंस ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और भी अगर आप लोगों को कोई कोई ऐसा किसी तरह का एग्जाम्पल अगर दिमाग में आए, तो आप जरूर उसको याद करके, मतलब आप समझ गए ना कॉन्सेप्ट, तो आप उसको जोड़ सकते हो।
तो याद रखना सर, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में एटीएम का बड़ा एग्जांपल है सर। ठीक है, एटीएम का एग्जांपल याद रखना। कोई कुछ एक्सप्रेसली नहीं बोलते हैं फिर भी काम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट है इम्प्लाइड। आप टैसिट में हैमर, ऑक्शन हॉल में हैमर फॉलिंग, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। या टैक्सी का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना, मतलब टैक्सी चल रहा है, गैरेज नहीं लिखा है, आप जहां बोलोगे उधर जाना है जुरिस्डिक्शन के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि टैक्सी चल रहा है, आप उनको चुपचाप रोक सकते हो जगह जाने के लिए। ठीक है, मैंने वो टैक्सी है तो बाय डिफॉल्ट एक टैक्सी को हम रोक सकते हैं। सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और भी एग्जांपल्स आपको मैंने दे दिया। मैं आपको बोला था ना, एक बार शुरू हो जाएगा तो फिर एग्जांपल का पिटारा ही पिटारा है। लेकिन बस वही लॉ है ना, लॉ को ना लॉ की तरह ना समझे, लॉ को लाइफ की तरह समझे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? क्वासी सर ये क्या है क्वासी? सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली इसके ऊपर अलग से डिटेल्स चर्चा होगा बाद में, बट अभी से थोड़ा जान के रखिए सर, बहुत जरूरी कॉन्ट्रैक्ट है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, माने कोई किसी को बाध्य नहीं करता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट करो, माने इट्स नॉट रियली अ B2B कॉन्ट्रैक्ट, नॉट प्रॉपरली, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सर रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट माने कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, माने ये कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। परिस्थिति इसको बना देते हैं, परिस्थिति कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं सर। रियल में कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है बट परिस्थिति या सिचुएशंस कॉन्ट्रैक्ट को बना देते हैं। सर ये कैसे हो सकता है? इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाता है। Such obligations are known as quasi contract. ऐसे ऑब्लिगेशंस को क्वासी बोलते हैं, क्वासी। In other words, it is contract in which there is no intention on part of either party to make a contract. मतलब अगर दो पार्टी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ए और बी, तो ना तो ए चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना तो बी चाहता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, पर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सर कोई राजी नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? सर इसका बेस्ट एग्जांपल है सर, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। हाँ सर, एग्जांपल एक इमेज से आपको समझा सकता हूं मैं, एक इमेज अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, चलो देखते हैं, ये बढ़िया एग्जांपल है। सर अगर आपको किसी का पर्स, चाबी या मनी बैग रास्ते में अगर मिल गया, क्या करोगे? अपने पास रख लोगे कि जिसका है उसको ढूंढ के दोगे? प्लीज टेल मी सर। अरे बोलो सर। रिटर्न कर देंगे। ऑब्वियसली ना, एक सच्चा इंसान, एक सच्चा इंसान माने एक ट्रू सिटीजन, सच्चा इंसान माने ट्रू सिटीजन या ऑनेस्ट पर्सन। ऐसे सभी को ऑनेस्ट होना चाहिए सर, फिर भी डिसऑनेस्टी देखने को मिलता है सर, वो अलग बात है। एक ट्रू सिटीजन होने के नाते, एक ऑनेस्ट पर्सन होने के नाते, ये आपका एक नैतिक कर्तव्य है सर। सर यहाँ पर नैतिकता कहाँ से आ गया सर? लॉ, लॉ का मतलब क्या है? नियम। और नियम का क्या पर्पस है? नियम का पर्पस ही है न्याय दिलाना। जो नियम न्याय नहीं दिलाता है वो नियम नियम ही नहीं है। सर क्या बात करते हो? यस सर, लिख के रख लो। जो नियम न्याय नहीं दिला सकता, न्याय माने जस्टिस, जो नियम जस्टिस नहीं दिला सकता, वो नियम नियम किस बात का? वैसा नियम को होना ही नहीं चाहिए, है ना? तो जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना कभी, सीएस लोगों को पढ़ाता हूँ नॉर्मली, सीएस को थोड़ा जस्ट पढ़ना आजकल सीएमए के सिलेबस में भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूड किया गया है। सीएमए फाउंडेशंस में और इंटरमीडिएट में रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने का है। सीएस पहले से ही था, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स को पहले से ही पढ़ना पड़ता था, स्पेशली सीएस एंट्रेंस के केस में एज वेल एज एग्जीक्यूटिव में भी हल्का फुल्का कॉन्स्टिट्यूशन, हल्का नहीं अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सीए में अभी इतना डिटेल्स में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा जाता, बट मैं सुन रहा हूँ कि आजकल कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत पढ़ाने का इच्छा जता रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स में। तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब जस्टिस के बारे में बात करते हैं सर। ठीक है, अब मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन।
मैं बस आपको इतना कहूंगा कि अगर आप एक ट्रू सिटीजन हो तो दिस इज योर लीगल ऑब्लिगेशंस। आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बांधना चाहते। से फॉर एग्जांपल ये मनी बैग, पर्स और चाबी जो है ये मेरा है, ठीक है, मानो कि ये सर का है, आप लोगों को मिल गया सर, हाँ, आप लोगों को मिल गया प्रलय सर का कुछ पर्सनल चीजें, क्या करोगे? लौटा दोगे, है ना? तो सर यहाँ पर बात ऐसा है कि क्या मैं आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा था? मानो कि तुषार, तुषार को ये मिला, ठीक है, मैं ऐसे ही रैंडम नाम लिया सर, मानो कि तुषार को ये मिला, तुषार अगर मेरा आवाज सुन रहा है तो सर क्या करेगा, मेरे को लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? हाँ सर। है ना, लौटाएगा ना सर। तो मैं बस इतना कहना चाहता कि क्या तुषार के साथ प्रलय सर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा था, या ना तो सर चाह रहा था ना तो तुषार चाह रहा था, बट फिर भी हम लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट ये कॉन्ट्रैक्ट ना तो हमारी इच्छा से होगा ना तो तुषार की इच्छा से होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट किसकी इच्छा से होगा? लॉ की इच्छा से। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की इच्छा से होगा, बिकॉज एक ट्रू सिटीजन होने के नाते ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। इसी को क्वासी बोलते हैं सर, इसी को क्वासी बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारा और भी पॉइंट सामने आ सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ऑब्लिगेशंस ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर और लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out of a contract even it is remotest sense, as there is neither offer and acceptance nor consent. These are said to be quasi contract। माने एकदम रिमोट सेंस में, रिमोट सेंस का मतलब है कि एकदम गहरा सेंस में सोचो, ना तो किसी ने ऑफर किया था, ना तो किसी ने एक्सेप्ट किया था, ना तो किसी ने अपना मर्जी बताया था, कॉन्सेंट, है ना तो कोई अपना कॉन्सेंट दिया था, कुछ नहीं था, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट, है ना? इसलिए बोलते हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, जिसको कोई खोया हुआ किसी का चीज मिलेगा, रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर और लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said arise out of a contract। ये कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बना है। even it is a remotest sense that there is neither offer nor acceptance nor consent, and these are said to be quasi contract। अब इस पे कुछ और भी पॉइंट्स आता है, अभी यहाँ पर नहीं है, बट आगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिटेल्स पे चर्चा होगा फिर से। क्वासी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मानो, मानो ये मेरा गुड्स तुषार को मिला है ना, ये तुषार का हाथ है, तेरा ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, कौन सा मूवी का डालोगे? हाँ सर, शोले, हाँ, सुना तो होगा सर। लेकिन मैं तेरा हाथ नहीं चाहता तुषार, मैं तेरा मतलब तू मेरा जो मनी बैग, पर्स और चाबी ढूंढा है ना वो मुझे चाहिए, ठीक है, मेरा मनी बैग मेरे को दे दे ठाकुर। हाँ, ठाकुर नहीं तुषार, जो भी, ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है सर, मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा, उसको मिला है वो मेरे को देगा। लेकिन मानो जब तुषार मेरे को ये सब लौटा रहा है, मानो मैं चला गया मुंबई, तो क्या तुषार कोलकाता से मुंबई पहुंच के देगा? अच्छा चलो, तुषार इतना अच्छा लड़का है कि कोलकाता से फ्लाइट बुक करके मेरे को ये चीज पहुंचाने गया, और मेरे कहने पे मैंने बोला कि तुषार मैं तो मुंबई में आ गया बड़ा अर्जेंट काम में, तुम एक काम करो ना, अगर हो सके तो आ जाओ मुंबई, आके मेरे को मेरा चीज दे दो थोड़ा। और मैंने ये भी बोला खर्चा मैं दे दूंगा। सर माने बात ऐसा है कि इस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए मुंबई, क्योंकि मैं मुंबई में है, सर कहाँ चला गया? सर सर मुंबई में चला गया। इस प्रोडक्ट को सर तक पहुंचाने के लिए तुषार को जो भी खर्चा होगा ये क्लेम करने का राइट तुषार के पास है। समझ रहे सर? इस प्रोडक्ट को पहुंचाने में तुषार का जो भी खर्चा रहेगा, ये खर्चा तुषार जरूर क्लेम कर सकता है, ये नियम है सर। समझ रहे हो? हेलो? यस। ऐसे होता है सर क्वासी, याद रखिएगा। ये सब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ई कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, स्विगी, when a contract is entered into two or more parties using electronic means such as emails is known as e-commerce contract। ईमेल के थ्रू से भी होता है। In electronic commerce, different parties, person create networks which are linked to other networks through electronic digital documents, electronic data interchange,
and this helps in doing business transactions using electronic mode, and these are known as EDI contract, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, और साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, या फिर इनको माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। मजा का बात है सर, इस फील्ड में बहुत फ्रॉड होना चालू हो गया है सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फील्ड में बहुत सारा फ्रॉड होना चालू हुआ है, ठीक है। फ्रॉड से बचना है तो लॉ को स्ट्रांग होना पड़ेगा, कड़े से कड़ा नियम होना चाहिए, और वो नियम बन रहा है, वो नियम बन रहा है, ठीक है। फ्रॉड से बचना है, तो कहने का मतलब मैं इतना चाहता हूँ, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर बनने जा रहा है। ई कॉमर्स के ऊपर डिटेल्स में आगे आगे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। डिटेल्स नॉलेज लेना पड़ेगा कि भाई अगर साइबर क्राइम होता है ना, तो साइबर क्राइम वगैरह में साइबर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, नहीं होता है, ठीक है। ये सब जैसे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक पोर्टल डेवलप किया, मैं बता रहा था बहुत सारे क्लास में, ONDC बोल के, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। आई थिंक मैं लास्ट क्लास में कंपनी लॉ क्लास में बता रहा था ONDC का बात। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैकअप देके प्राइवेट एम्प्लॉय मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के NPO डेवलप किया, ठीक है। तो ये भी एक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ इसके थ्रू से कोई भी बंदा अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। ऑलरेडी 35,000 सेलर्स ऐड हो चुका है, इनका दावा है 38 लाख प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल रहा है। मैंने जोमेटो स्विगी सबको एकदम सब्स्टिट्यूट करेगा ऐसा बोला जा रहा है। ऑलरेडी पायलट प्रोग्राम चालू हो चुका है दिल्ली से और बैंगलोर से। पायलट माने अभी टेस्ट रन चल रहा है। अगर ऐसा होगा तो ये एक रिवोल्यूशन लाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मार्केट में, मतलब चांसेस इज हाई। अब देखा जाएगा समय क्या करता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी इसमें फ्रॉडुलेंट मार्केट में बहुत सारा कंपनी है जो फ्रॉड काम करता है। मैंने बेसिकली दे आर नॉट कंपनी, एक वेबसाइट बना के प्रोडक्ट बेचने से तो कोई कंपनी नहीं हो जाता ना सर। तो वेबसाइट बना के लोगों को धोखा दे रहा है, ऐसा भी बहुत सारे लोग फंस रहा है सर। क्योंकि अब कौन फंसता है, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है। जैसे मानो फ्लिपकार्ट जैसा एक साइट बनाना बहुत मुश्किल का काम नहीं है, बात समझ ना सर। फ्लिपकार्ट जैसा एक साइट बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब देखने में ऐसा कर देगा, एकदम डिट्टो फ्लिपकार्ट जैसा साइट बना देगा। अब लोग सोचेगा कि भाई मैं फ्लिपकार्ट में आ गया, बट रियल में ये फ्लिपकार्ट है ही नहीं। या फिर मानो थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर देगा, वो बात अलग है कि साइबर इतना डेवलप हो गया है अभी आजकल, तो ये सब छोटा छोटा चीज वो लोग भी पकड़ रहा है कि भाई कहाँ कौन का किसका इंटेंशन क्या है, ठीक है। ऐसे वो फंस सकता है। बेसिकली ये सब चीजों में कॉपीराइट क्लेम बहुत सारा चीज आता है, आप किसी का नाम चोरी नहीं कर सकते, है ना, ऐसे ही कॉपीराइट क्लेम में फंस जाएगा। बट फिर भी लोगों को धोखा दे सकते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड बहुत बड़ा है ना। क्योंकि आपका मार्केट बहुत बड़ा हो सकता है। लोकल एरिया में क्या है, आप जिस एरिया में हो उसी एरिया में सिर्फ आपका कस्टमर नॉर्मली आता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बहुत बड़ा मार्केट है, आप इंडिया में बैठ के दुनिया भर में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, है ना। आप दुनिया भर में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, बस एक थोड़ा सा पॉपुलैरिटी का जरूरत है। तो इस फील्ड में लोगों को चुना लगाया जा सकता है, ठीक है। लोग गलत साइड में चले जाते हैं, किसी किसी केस में तो गवर्नमेंट ऐसे करके बताते हैं कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करो पैडलॉक देख के करना। ये जो यूआरएल है ना, यूआरएल प्रॉपर्ली चेक करना। पैडलॉक माने सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी चेक करने के लिए बोलता है कि भाई सही प्लेटफॉर्म में होगी नहीं, ठीक है। सिक्योरिटी देख लो, ठीक है। प्रॉपर्ली यूआरएल चेक करो कि यही यूआरएल में आप होगी नहीं। ये सब फ्रॉड से बचने का तरीका है। ये सही एड्रेस पे जाके आप अपना प्रोडक्ट परचेस करो, कोई डर का बात नहीं है। बहुत सारे लोग थोड़ा डरते हैं ना सर, नहीं नहीं हमको ऑनलाइन वगैरह समझ में नहीं आता। एक्चुअली बात समझने नहीं आता नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस होने का है। बात थोड़ा सा डिजिटल कॉन्शियस का चाहिए। डिजिटल में हर किसी को आना पड़ेगा सर। डर के मारे घर पे बैठे रहने से डिजिटल कॉन्सेप्ट के साथ आप कैसे जोड़ोगे। बट आपको सीखना है, जानना है ना। जानोगे तो दुनिया थोड़ा इजी भी हो जाएगा। बहुत सारे लोग थोड़ा डरते हैं थोड़ा सा, हाँ स्वाभाविक डरना, डरने का भी कारण है सर, है ना। वो एक गैंग है ना, जामताड़ा गैंग बोल के एक गैंग आया था, यूपीआई फ्रॉड करके लोगों को लूट रहा था। आप लोग जानते हो सर जामताड़ा गैंग? अरे नाम सुना है कि नहीं? ये अपने झारखंड में ही जामताड़ा गैंग है सर। एक स्टेशन है जामताड़ा, वहीं वहीं से डेवलप हुआ था, बाद में बहुत पकड़ा गया सर। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही सुना हूँ, जो भी हो। अच्छा बोलो, ई कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ यस। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब हो गया फॉर्मेशन पे मेन मेन बात हो गया सर।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ आपके, परफॉर्मेंस के बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। Executed contract. So what is executed contract? The consideration in a given contract could be an act or forbearance. The consideration in a given contract could be an act or forbearance. When the act is done or executed, or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract. सर माने, सर इसका माने को समझने के लिए, माने माने मीनिंग, ओके, मतलब when a grocer sells a sugar on cash payment, it is an executed contract because both the parties have done what they were due under the contract. Sir, executed, point to be noted, executed माने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑलवेज दो पार्टी होते हैं। दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठा लो सर, टू पार्टीज मस्ट बी देयर, है ना, अकेला अकेला कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल, सो टू पार्टीज इज ऑलवेज देयर, है ना। तो जैसे यहाँ पर दो पार्टी है, एक ग्रोसर है और एक कस्टमर है। तो ग्रोसर ने चीनी बेचा कस्टमर को, कस्टमर ने उनको कैश पेमेंट कर दिया, 50 रुपीज मानो केजी है, 1 केजी चीनी दिया, 50 टका दे दिया। ग्रोसर ने चीनी बेचा, चीनी माने शुगर, कस्टमर ने पेमेंट किया 50 टका, दोनों तरफ से काम कंप्लीटेड है। जब किसी भी मुद्दे पे दो तरफ से काम कंप्लीट हो जाता है तब हम उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन सर अगर एक पार्टी का काम बाकी है या दोनों पार्टी की तरफ से काम बाकी है तब हम उसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बात को समझे, दो पार्टी में से अगर एक भी पार्टी का काम बाकी है या दोनों पार्टी का काम बाकी है तो हम उसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। In an executory contract, the consideration is a reciprocal promise or obligations. Such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are described as executory contract. मैंने दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट दोनों ने ही अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस अभी तक नहीं निभाया। वादा बन रहा है, एग्रीमेंट बन रहा है, बट वो अभी तक दोनों पार्टी की तरफ से कोई भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। एग्जाम्पल की तरफ से मैं आपको फिर से फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मानो आपने फ्लिपकार्ट से ये हेयर ड्रायर ऑर्डर किया, ध्यान से समझे, हेयर ड्रायर तो मेरा कोई काम का है नहीं, जो भी हो, मानो आपने ये हेयर ड्रायर ऑर्डर किया। अब ये हेयर ड्रायर 549 का है, आपने ऑर्डर किया, सीओडी किया सर, क्या किया, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, देता है ना, सीओडी होता है कि नहीं होता है, ये देखो कैश ऑन डिलीवरी क्या लिखा है, अवेलेबल है। अच्छा, आपने ऑर्डर किया, कितना दिन बाद आपको मिलेगा, जैसे मुझे बता रहे कि 22 तारीख मेरे घर पे मिलेगा, ये आज 15 है, बट डिलीवरी होगा 22 को। तो प्लीज टेल मी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पुट कर दिया तो ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। मैंने ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट ने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन ना तो फ्लिपकार्ट ने अभी तक मेरे घर में पहुंचा सका और ना ही मैंने उसको पेमेंट किया, ना ही फ्लिपकार्ट ने डिलीवरी किया और ना ही मैंने उनको कैश दिया। तो जब तक उनका डिलीवरी कंप्लीट नहीं होता या मेरा कैश नहीं हो जाता तब तक ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है, हेलो, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटरी, थैंक यू सर। ठीक है, यही होता है सर। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, where G agrees to take the tuitions of H, a pre-engineering student, और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, from the next month, and H in consideration promises to pay G 1000 per month। G H को बोल रहा है कि H कौन है, H टीचर है, बेसिकली ट्यूशन टीचर मेरे जैसा। G H को बता रहा है कि मैं आपसे ट्यूशन लेना चाहता हूँ नेक्स्ट मंथ से, बदले में जी एच को बोल रहे कि मैं आपको हर महीने 1000 टका पर मंथ पे करूंगा ट्यूशन चार्जेस। अभी तक जो ट्यूशन टीचर एच है उसने भी अभी तक ट्यूशन देना चालू नहीं किया, जी ने भी अभी तक पढ़ना चालू नहीं किया, बट दोनों के अंदर एक एग्रीमेंट बन रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी, बिकॉज इट इज येट टू बी कैरिड आउट।
है ना सर, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। तो जब दोनों तरफ से काम बाकी है तब हम उसे एग्जीक्यूटरी बोल सकते हैं। एक तरफ का काम भी बाकी रह सकता है। तो अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में मेरा दो टाइप्स होते हैं सर। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को भी दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया सर। वन इज कॉल्ड बायलैटरल, अनदर इज कॉल्ड यूनिलैटरल। सर व्हाट इज यूनिलैटरल? जब एक तरफ का काम होगा दूसरी तरफ का बाकी है। एम advertises payment of award of 5,000 to anyone who finds his missing boy and brings in। एम ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो भी मेरा खोया हुआ बच्चा ढूंढ के देगा मैं उसको 5,000 टका गिफ्ट करूंगा, अवार्ड दूंगा। As soon as B traces the boy, there comes into existence an executed contract because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B. And this type of executory contract is also called a unilateral contract. सर ये और एक एग्जांपल है। एम ने एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो कोई भी मेरा खोया हुआ बच्चा ढूंढ के देगा मैं उसको 5,000 दूंगा। बी ने एक्चुअली एम का बच्चा को ढूंढ लिया था, तो जैसे ही बी ने एम का बच्चा ढूंढ लिया ऑन दैट मोमेंट बी का काम तो कंप्लीट हो गया, है ना सर। There comes into existence an executed contract because B has performed these shares. B ने अपना ड्यूटी कर लिया बट एम का ड्यूटी बाकी है। तो एक ड्यूटी हुआ है दूसरा ड्यूटी बाकी है, इसे बोलते हैं यूनिलैटरल। ये भी एग्जीक्यूटरी है, दोनों काम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि एम का अवार्ड अभी भी पेंडिंग है, अवार्ड पेंडिंग है। बट बी ने निफ्यू को, मतलब सॉरी निफ्यू नहीं, बच्चा को ढूंढ लिया, मिसिंग बॉय को ढूंढ लिया। तो बी का काम हुआ है सर, एक तरफ से काम हुआ है दूसरी तरफ से काम बाकी है। इस सिचुएशंस को भी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जब एक तरफ का काम हुआ है एक तरफ का काम बाकी, एक तरफ तो तुमने बच्चा ढूंढ लिया है, एक तरफ तो तुमने दूसरे तरफ ने अवार्ड देना बाकी रखा है ना। तो मेरे को ना एक गाना याद आ रहा है बट मैं लाइन भूल गया, लेकिन गाने का लाइन कुछ एक तरफ तो तुमसे प्यार करे हम, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो भूल गया सर, जो भी हो पता नहीं क्या 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 सब लाइन याद आ जाता है। कब 90s का कोई गाना सर, पुराने जमाने का। लेकिन बात ऐसा है, आप समझ गए ना, एक तरफ का काम हुआ है दूसरे तरफ से काम बाकी है। तो जब कोई एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा सिचुएशन होता है हम उसे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हम माने लॉ। सर व्हाट अबाउट द बायलैटरल? Sir, bilateral contract is one where the obligations or promise is outstanding on the part of the both the parties. जब किसी पर्टिकुलर काम दोनों तरफ से बाकी होता है, मैंने एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पर दोनों तरफ से काम बाकी है। तो दोनों तरफ से काम बाकी है तो हम उसे क्या बोलेंगे सर? हम उसे बोलेंगे बायलैटरल। ए promises to sell his plot to B for 1 lakh cash down। 1 लाख का कैश का डाउन पेमेंट करेगा तो ए अपना प्लॉट बी को देगा, बट बी पेज ओनली 25,000 एज अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी एडवांस, ठीक है। B pays only 25,000 as earnest money and promises to pay the balance on next Sunday. On the other hand, A gives the possession of plot to B and promises to execute a sale deed on the receipt of the whole amount. The contract between A and B is executory because there remains something to be done on the both sides. Such executory contract are known as bilateral contract. Another example, अच्छा एग्जाम्पल दिया। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि भाई मैं 1 लाख डाउन पेमेंट में, 1 लाख में मैं तुमको मेरा ये जमीन जो है बेच दूंगा। बट बी ने सिर्फ अभी 25,000 ही दिया, एडवांस किया है, एंड प्रॉमिस टू पे द बैलेंस इन नेक्स्ट संडे। ऑन द अदर हैंड, जिसका जमीन है, जमीन किसका है? जमीन का मालिक ए है सर। ए गिव्स पोजीशन ऑफ द प्लॉट टू बी एंड प्रॉमिसेस टू एग्जीक्यूट अ सेल डीड ऑन द रिसीप्ट ऑफ द होल अमाउंट। जमीन का पोजीशन दे दिया, बोले जहां जाओ जमीन ले लो सर, जमीन का पोजीशन माने अधिकार में ले लो, यूज करो, बट सेल डीड तो मैं तभी साइन करूंगा। सेल डीड माने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होगा, डीड बनेगा। सेल डीड तो मैं तभी साइन करूंगा जब मुझे पूरा पेपर मिलेगा। तो लीगल ट्रांसफर तभी संभव है, अभी जस्ट फिजिकल ट्रांसफर हुआ है। जैसे सेल डीड कभी देखा है सर? कभी गूगल करना, सेल डीड का फॉर्मेट मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, ऐसे सेल डीड बनता है सर। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट पेपर से सेल डीड बनाया जाता है। तो ये सेल डीड
में साइन होगा, जिसका एक्चुअल जमीन है वो ट्रांसफर कर रहा है, क्या पेमेंट ले रहा है, सब कुछ लिखा रहता है। ठीक है, सेल डीड का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा आपको, किसका जमीन कब मिला था, वो किसका बच्चा है, किसके पास से मिला था, कब दे रहा है, क्या दाम में दे रहा है, सब कुछ लिखा रहता है। फिर सरकार के घर में जाके क्या होता है जानते हो, गवर्नमेंट के घर में जाके एक ड्यूटी जमा करना पड़ता है, तब जाके ए अगर बी को जमीन ट्रांसफर कर रहा है, अब गवर्नमेंट जैसी ड्यूटी लेगा फिर बी के नाम पे जमीन को रजिस्टर कर देगा। इसीलिए जब कोई घर बाड़ी जमीन लेता है ना, तो रजिस्ट्री करने के लिए जाते हैं। सुने हो ना आप लोग, जब कोई घर बाड़ी जमीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री करने जाते हैं, है ना। रजिस्ट्री ऑफिस होते हैं, सरकारी ऑफिस होते हैं रजिस्ट्री ऑफिस, क्योंकि सरकार गवाह बनते हैं और बदले में कुछ पैसा खाते हैं। ठीक है, सरकार का रेवेन्यू भी आता है और जमीन का मालिक भी अपना हाथ बदलते हैं, यही तो सिस्टम है। तो वही बात कर रहे हैं सर, कि पोजीशन तो दे दिया लेकिन लीगल पोजीशन नहीं किया। लीगल कब मिलेगा, जब तक इन्होंने ये ए जो है, जब तक बी ए को बाकी बैलेंस 75,000 नहीं दे देता, तब तक ए भी बी के नाम पे सेल डीड जो है वो रजिस्टर्ड डीड को साइन नहीं करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी एग्जीक्यूटिव, बिकॉज देयर रिमेन समथिंग टू बी डन ऑन बोथ साइड्स, दोनों पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ बाकी है ना। सच एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आल्सो नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ बाकी है तब हम उसे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट में मैं जो एग्जांपल आपको बना के बता रहा था कि आप फ्लिपकार्ट से ये ऑर्डर कर रहे थे, क्या है ये, हेयर ड्रायर। ठीक है, आप फ्लिपकार्ट से हेयर ड्रायर ऑर्डर कर रहे थे, फ्लिपकार्ट ने, आपने जब ऑर्डर किया तो फ्लिपकार्ट ने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट किया, इवन आपको डिलीवरी के लिए भी डिस्पैच वगैरह कर दिया। तो दोनों पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन दोनों पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ बाकी भी है। आपकी तरफ से बाकी है कि आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, है ना, इसका जो भी दाम है। और फ्लिपकार्ट की तरफ से बाकी है कि इसने अभी तक आपको डिलीवरी नहीं किया। तो जब तक ये डिलीवरी नहीं करता तब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। तो जब दोनों पार्टी की तरफ से काम बाकी रहते हैं तब एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट को क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे सर, बाइलैटरल। क्या बोलेंगे, बाइलैटरल। ऐसे बाई का मतलब होता है, बी आई बाई माने होता है टू, और यू एन आई यूनी, यूनी मतलब होता है एक। ये सब ग्रीक टर्म है, आप लोग शायद इंग्लिश में भी बोलते हैं इसको। आप लोग कंप्यूटर वगैरह पढ़ते हो ना, उसमें देखना कंप्यूटर वगैरह जो कोडिंग वगैरह सीखता है, ठीक है, तो उसमें देखना बोलते हैं बाइनरी कोड। हाँ सर, क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड। और बाइनरी कोड क्या होते हैं, 1 2 ऐसे होता है ना, 1 2 ऐसे होते हैं, 0 सॉरी 1 2 नहीं 0 1 करके होते हैं बाइनरी कोड। पूरा कोडिंग जो है 0 1 से बना हुआ होता है। हम ए लिखते हैं तो वो 0 सोचते हैं, या बी लिखते हैं तो वो 0 1 दोनों सोचते हैं। तो जो भी बाइनरी कोड से बना रहता है, ये सब जो लोग कोडिंग वगैरह सीखते हैं उनको सिखाया जाता है कंप्यूटर स्किल से। तो बाई का मतलब है 2 है, यूनी का मतलब 1 है, इसलिए यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल। क्लियर, बता दो सर, कोई डाउट है तो पूछ लो। अरे यस सर। एनी डाउट सर, সবাই বুঝতে পেরেছে? हाँ सर। तुषार को समझ में आया, सोमनाथ, संपत, नील, नयनी, पिंकी, हाँ सर। अयन, क्लियर ना? सर बुझे। हाँ सर। यस सर क्लियर। ओके सर, सर ये हो गया सर, क्या हो गया सर, मैंने आपको हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट समझा दिया। मतलब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एग्जाम में कभी फेलियरिटी नहीं आना चाहिए। एक एक चीज पढ़े हैं सर, बस घर पे थोड़ा अपना प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ता है, तो लिख के कर लो। और लिखने लिखने से एक चीज है सर, ऐसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, कि जब आप लिखोगे तो वो चीज ज्यादा याद रहता है ना। किसी भी चीज को आप अपने हिसाब से लिखोगे ना पेन से, कॉपी में, तो ना अपने दिमाग में एक इमेज बनाता है, सबकॉन्शियस माइंड में फिट करता है। जानते हो आप लोग, सर आप लोग सब जानते हो, बट फिर भी करते नहीं हो। जैसे मानो पढ़ते पढ़ते ना लिखते जाओ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करके अपने कॉपी लो, और फिर कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है आप लिखोगे, फॉर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, लिख लिया ना। अब देखना ऐसे लिख के कभी, ये जो है ना, ये इमेज इमेज की तरह ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। पता है आपको, कंप्यूटर भी इसी तरह से काम करता है।
कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है ना, उसका भी एक इमेज बन जाता है। इंसानी दिमाग से कंप्यूटर बना है सर, कंप्यूटर से इंसान नहीं बना। हमारा दिमाग हजारों डजन कंप्यूटर से तेज चलता है। हमें लगता है कि हमसे कंप्यूटर तेज है, यही तो गड़बड़ है। हमसे तेज कंप्यूटर हो ही नहीं सकता। हम जितना सोच सकते हैं कंप्यूटर इतना कभी नहीं सोच सकता, क्योंकि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया सर, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया। एक ह्यूमन ब्रेन हजारों लाखों कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ये कंप्यूटर का सिस्टम जो है ना, वो इसी तरह से बिल्डअप किया गया है, ठीक जैसे हमारा ब्रेन है जो कंप्यूट करना जानता है, हर चीज का एक बैकअप इमेज लेना जानता है। इसीलिए लिखना एक साइंस है, पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ के लिखना भी जरूरी है। क्योंकि पढ़ के लिखोगे तो ऑटोमेटिकली इमेज बनेगा, और वही इमेज सबकॉन्शियस में फिट हो जाएगा। हमारे जैसे फोन के अंदर एक फोन का मेमोरी कार्ड होता है और एक आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाते हो, जैसे हमारे दिमाग के अंदर भी ना ऐसा मेमोरी कार्ड होता है सर। एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। कुछ चीजें सबकॉन्शियस में फिट हो जाते हैं, इट्स लाइक अ फोन मेमोरी। कुछ चीजें एसडी कार्ड में फिट हो जाते हैं, इट्स लाइक अ कॉन्शियस मेमोरी। जो भी है आप समझ रहे हो ना, जब भी जरूरत पड़ेगा वो सबकॉन्शियस माइंड उसको खींच के कॉन्शियस माइंड में लाएगा और एग्जाम में हेल्प करेगा। दिस इज साइंस। ये कोई मतलब पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स ऑलवेज ट्रूथ। जो बात समझ जाता है सर वो जरूर इस बात को फॉलो करेगा, और जो बात को समझना नहीं चाहता है, जिनको लगता है नहीं सर से ज्यादा मुझे अपने दिमाग में ज्यादा भरोसा है, भरोसा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट सर ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक्स है जिंदगी में आगे बढ़ने का, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करने का, ट्रिक्स है। शॉर्टकट नहीं होता है सर, जिंदगी में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और कोई लॉन्ग कट भी नहीं होता है। मैं कहना यह चाहता हूँ, ना तो शॉर्टकट होते हैं ना तो लॉन्ग कट होता है। जितना जरूरी है उतना काट होता है। जिस काम के लिए शॉर्ट टर्म चाहिए उस काम के लिए शॉर्ट टर्म पीरियड दो, जिस काम के लिए लॉन्ग टर्म चाहिए उस काम के लिए लॉन्ग टर्म करो। मैंने तो ऐसे ही रियलाइज किया सर, किसी भी चीज में ना शॉर्टकट होता है ना लॉन्ग कट, जितना जरूरी है उतना तो करना पड़ेगा। सर हो गया, आपने बहुत भाषण दे दिया। ओके सर, चलो भाषण बंद करो, कर दिया, आगे बढ़ो। सर प्रपोजल क्या है, ऑफर क्या है, सेक्शन 2A में बोला है सर। प्रपोजल और ऑफर के बारे में कहाँ बोला है, सेक्शन 2A में बोला है, 2 सबसेक्शन ए। ऐसे बोलो आप, 2A नहीं, 2 सबसेक्शन ए, मैंने सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। सर इसमें प्रपोजल के बारे में या ऑफर के बारे में क्या बोला है सर, कुछ नहीं, बस क्या है ऑफर, क्या है प्रपोजल, क्या है। ऑफर एंड प्रपोजल इंटरचेंजेबल यूज होता है, मैंने हम किसी को ऑफर करना या किसी को प्रपोज करना एक ही बात हो सर। हाँ प्रपोजल भेजो, हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है प्रपोजल भेजो देख के रखेंगे, ठीक है ऑफर करो देख के रखेंगे। तो ये इंटरचेंजेबल यूज होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, है ना, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when one person signifies to another, बात को समझे, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. सर ये क्या बात कर रहा है, इतना आसान बात को इतना घुमा फिरा के क्या लिख रहा है लॉ। सर लॉ ऐसे ही है, जानते हो ना, सीधा सीधा बात नहीं कर सकता। हम लोग बोलते हैं ना, अरे सीधा सीधा बोलो ना, लॉ बोलेगा नहीं हमको टेढ़ा ही बोलना है, तुमको सीधा समझना है। लॉ कभी सीधा बात नहीं करता है, लॉ हमेशा टेढ़ा बात करना पसंद करता है। इट्स लाइक अ कुरकुरे। हाँ सर, लॉ इज लाइक अ कुरकुरे। कुरकुरे खाते हो सर, टेढ़ा है पर क्या है, टेढ़ा है पर मेरा है। सर क्यों, सर देखो मैं समझाता हूं आपको कि क्यों ये लॉ टेढ़ा है पर मेरा है। सर कहता है कि व्हेन वन पर्सन माने कोई व्यक्ति सिग्निफाइज टू अनदर, किसी दूसरे को अपना इच्छा जताता है, विलिंगनेस टू डू, कोई काम को करने का इच्छा बताते हैं, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या किसी काम को करने से रोकने के लिए बोलता है।
माने किसी को हाँ बोलना भी ऑफर हो सकता है, किसी को ना कहने भी ऑफर हो सकता है। माने किसी को कुछ करने के लिए बोलना कि भाई ये काम करो, दैट इज ऑल्सो ऑफर। और किसी को कुछ ना करने के लिए बोलना, दैट इज ऑल्सो ऑफर। मतलब तुम ये करो, ये भी ऑफर है, तुम ये मत करो, ये भी ऑफर है। हाँ या ना सर? तुम करो मतलब तुम ये काम करो, दैट इज ऑल्सो ऑफर, कि भाई तुमको ये करना है, ये भी ऑफर हो सकता है। तुम ये मत करो, इसका भी ऑफर आ सकता है ना? किसी को कुछ करने के लिए बोलो या किसी को कुछ ना करने के लिए बोलो, दोनों चीजों का ऑफर हो सकता है। जैसे किसी को बोलना है कि भाई तुम पुलिस के पास जाओ, तुम ऑफर कर रहे हो पुलिस के पास जाओ, कंप्लेन लिखाओ। किसी को बोलते हो नहीं नहीं पुलिस के पास मत जाओ, यही सेटलमेंट कर लेते हैं। हाँ सर, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, क्या पुलिस कोर्ट पुलिस कर रहे हो, चलो सेटलमेंट कर लेते हैं, मत जाओ। तो किसी को कुछ काम ना करने के लिए भी ऑफर किया जा सकता है कि भाई आप ये काम ना करो। इसलिए लॉ क्या कहता है, ऑफर या प्रपोजल, देखो कितना टेढ़ा बात को, मतलब सीधा बात को टेढ़ा करके लिख रहा है, और करना ही पड़ेगा सर। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with the view to obtain the assent of that other, दूसरे का ओपिनियन लेना है टू सच एक्ट, उस पर्टिकुलर काम के, और एब्सटिनेंस कुछ ना करने के लिए, ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। आगे एग्जांपल देता हूं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ करने के लिए बोलना, किसी को कुछ ना करने के लिए बोलना, दोनों काम के लिए ऑफर किया जा सकता है। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग माने किसी काम से किसी को रोकना, कुछ करने से रोकना। तुम एग्जाम में मत बैठना, बदले में पैसा ले लेना, ठीक है? या फिर तुम एग्जाम में बैठ जाओ, बदले में इतना ले लो। किसी को कोई भी काम के लिए, किसी को कोई भी काम के लिए हाँ कराना, और किसी को कोई काम के लिए ना कराना। तुम मेरे दुकान के सामने दुकान मत खोलो, ऐसा होता है ना? ऐसा होता है सर? मानो कि आपका दुकान है, मानो कि आपका एक मेडिकल है, आपके मेडिकल के सामने एक दूसरा बंदा मेडिकल खोल रहा है। आपका मेडिकल पुराना है, एक नया मेडिकल बंदा मेडिकल खोल रहा है। पहला बात तो सर, हम किसी को बिजनेस करने से रोक नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबका है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबका है कि वो अपना धंधा कर सकता है, किसी को बिजनेस करने से रोकना कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है सर। अगर वो लीगल काम कर रहे हैं, आप किसी को कोई भी बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल्स, माने अगर मेरे दुकान के सामने कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, तो इसमें मेरा भी लॉस हो जाएगा, उसका भी लॉस हो जाएगा। मेरा तो पहले होगा क्योंकि मेरा कस्टमर टूटेगा, और वो भी अपना बिजनेस को ठीक ठाक से जमा नहीं पाएगा। जो भी हो, मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरे दुकान के सामने अगर कोई दुकान खोल रहा है, इसमें मेरा तो प्रॉब्लम है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई एक काम करना, कुछ पैसा रख ले, तू ना 1 किलोमीटर रेडियस में मत आना। अगर वो मान गया, इट्स ओके, चल सकता है सर। कुछ ना करने के लिए ऑफर कि भाई मेरे दुकान के सामने दुकान नहीं खोलने के लिए आप किसी के साथ डील कर लिए, चलेगा सर, चलेगा। जबरदस्ती नहीं कर सकते। हेलो, जबरदस्ती नहीं रोक सकते कि भाई खोलना नहीं है उड़ा देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। सेटलमेंट कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। तो वही बात, लॉ टेढ़ा बात को टेढ़ा टेढ़ा करके बोल रहे हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर। जो बंदा प्रपोजल करता है उसको प्रोमिसर कहते हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो प्रपोजल कर रहा है, जो रख रहा है प्रपोजल, और ऑफर, जो मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर, जो ऑफर करता है या जो प्रपोजल करता है, उसे प्रोमिसर कहते हैं या ऑफरर कहते हैं। जो प्रपोजल करते हैं या जो ऑफर करते हैं उसे प्रोमिसर या ऑफरर कहा जाता है। द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, जिसको प्रपोजल किया जा रहा है, जिसको ऑफर दिया जा रहा है, उसे ऑफरी कहते हैं। इसको याद रखने का एक अच्छा टेक्निक बता रहे हैं। अगर स्कूल कॉलेज में किसी को कोई पसंद आ जाता है ना, गर्ल्स को बॉयज, बॉयज को गर्ल्स, हाँ, लड़का को लड़की, लड़की को लड़का, मेन को वुमेन, वुमेन को मेन, नॉर्मल यही होता है ना सर।
नॉर्मली मैं नॉर्मल चीजों में बिलीव करता हूँ सर, एबनॉर्मलिटी मेरे को उतना समझ में नहीं आता। तो जो भी हो आप बात को समझे। अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हो तो आप क्या हो सर? अरे आप अगर किसी को प्रपोज कर रहे हो, विल यू लव मी, विल यू लाइक मी, हाँ, विल यू मैरी मी, समथिंग लाइक दैट। ऑब्वियसली सोशल मैटर है, बट हम लोग बोलते हैं ना, क्या तुम हमें पसंद करते हो, क्या तुम हमें ये करते हो, प्यार करते हो, समथिंग लाइक दैट। तो जो बंदा कर रहा है वो प्रॉमिसर है या ऑफरर है, और जिसको किया जा रहा है वो ऑफर ही है। बस याद रखने के लिए बोला सर, ठीक है, बाकी भूल सकते हो। याद रखने के लिए बोला कि प्रपोजल और ऑफर ही, यानी प्रॉमिसर किसको बोलते हैं, ऑफरर किसको बोलते हैं, ये कभी ना भूलने का टेक्निक है। अगर कोई लड़का किसी को प्रपोज कर रहा है तो वो प्रॉमिसर है किसी लड़की को, तो लड़की बन जाएगा ऑफरी, लड़का बन जाएगा ऑफरर या प्रॉमिसर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है सर। ये बेसिकली मैं क्यों बोला, मुझे ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझाने का कोई इच्छा नहीं है, लॉ का क्लास है, ठीक है, मैं बस फॉर द रिमेम्बरिंग पर्पस ओनली, ताकि आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है, लोग नॉर्मली भूल जाते हैं सर प्रॉमिसर क्या है, वो याद करते हैं। अरे सर क्या याद करना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड हो जाएगा तो ऐसे ही याद हो जाएगा, जस्ट समझो ना। हाँ, किसी का अगर इंग्लिश थोड़ा वीक है, थोड़ा इंग्लिश में काम करो, और कुछ नहीं, बस इतना सा बोलेंगे। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर कॉल्ड प्रॉमिसर और ऑफरर, और जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है, द पर्सन टू whom the offer is made is called offeree, and the person accepting the offer, जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसे प्रॉमिसी कहते हैं या एक्सेप्टर कहते हैं। बात को समझे, जिसको ऑफर किया जाता है उसके ऑफर ही कहते हैं। अगर ऑफर ही ने एक्सेप्ट कर लिया, बात को समझे, लड़का ने लड़की को प्रपोज किया, बॉय ने गर्ल को प्रपोज किया, ध्यान से सुनना, बॉय ने गर्ल को प्रपोज किया, तो बॉय जो है वो क्या है सर, वो प्रॉमिसर है या ऑफरर है। जिसको किया जा रहा है गर्ल को, गर्ल कौन है, ऑफरी है। लेकिन अगर प्रपोज किया, एक्सेप्ट कर रहा है क्या, द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर, क्या गर्ल प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस ही बन जाएगा, यस आई विल करेगा, समझ रहे सर, ये हो जाएगा प्रॉमिस ही और एक्सेप्टर। ये अब ये चीज सेम कॉन्सेप्ट को बॉय गर्ल से हटा के बिजनेसमैन ए एंड बिजनेसमैन बी के बीच में देख लो, तो ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हेलो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हटा दो और बिजनेस ए बिजनेस बी की तरह चल जाओ। जो प्रपोजल रख रहा है वो प्रॉमिसर है, ऑफरर है, जिसको प्रपोज किया जा रहा है कि भाई क्या ये डील आपको चलेगा कि नहीं, ऑफर ही है। अगर डील एक्सेप्ट हो गया तो प्रॉमिसी या एक्सेप्टर बन जाएगा। एनी डाउट सर? कीप इट सिंपल। हेलो, কিরে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? हाँ सर। Yes. For a valid Yes, sir. offer, thank you sir. यस सर। Okay sir. एक ऑफर को वैलिड होने के लिए the party making it must express his willingness to do or not to do something. किसी को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने, to do or not to do, बाबा what to do. To do or not to do something, there must be an expression of willingness to do or not to do some act by the offerer. ये willing to sell his good at certain price to be, very simple. मैं अपना गुड्स एक सर्टेन दाम पे आपको बेचना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये एक हो गया ऑफर, वैलिड ऑफर है। A is willing not to dance in a competition if B pays him certain sum of money. मैं कंपटीशन में डांस नहीं करूंगा, बट बदले में अगर मुझे कोई पेमेंट सर्टेन सम मिलता है तो ये हो जाएगा नॉट टू डू समथिंग, है ना, नॉट टू डू समथिंग। The willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party. ये जो willingness है, माने इच्छा जो जताते हैं, to do और to not to do, इसका जो इच्छा जता रहा है, ठीक है, willingness दोनों चीजों के लिए हो सकता है।
हाँ के लिए भी, ना के लिए भी. The willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. सर एग्जांपल दे दो सर, चलो देख लो. फिर A tells B that he desired to marry by the end of 2019. ए बी को बोल रहा है, देखो सर मैं सिर्फ ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एग्जाम पे नहीं देता, किताब भी देता है. A tells B that he desired to marry by the end of 2019. It does not constitute an offer of marriage by A to B. ये कोई एक्चुअल में ऑफर नहीं हुआ. ए बी को बोल रहे हैं कि मैं तुमको 2019 के एंड पे शादी करूंगा. ये कोई ऑफर नहीं है. क्यों? 2019 के एंड पे शादी करूंगा, ये डिजायर दिखा रहा है. डिजायर टू मैरी बाय एंड ऑफ 2019. इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज. तो फिर ऑफर कैसे होता है सर? To constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent of the other. Thus in the above example, A को ऐड करना चाहिए था. Will you marry me? मैं ए बी को बोल रहा है कि मैं तुम्हें 2019 के एंड पे शादी करूंगा. ये कोई ऑफर नहीं है. साथ में ये भी जोड़ना चाहिए था, क्या तुम मुझे मेरे साथ शादी रचाओगे? तब जाके ये एक ऑफर बनता. मतलब ये तुम्हें उसने अपना कॉन्सेंट दिया कि मैं तुमको 2019 के एंड पे शादी करूंगा. बट ये थोड़ी बता रहे कि वो उसका भी राजी होना चाहिए ना. अगर दिल राजी है. राजी सिनेमा देखे हो सर? बहुत अच्छा मूवी है सर. ये आपका एजेंसी के ऊपर बना हुआ है. आलिया भट्ट का मूवी था, बट स्टोरी जो है एकदम ट्रू स्टोरी पे. राजी देखना सर, जरूर देखना. 2 मूवी लगातार देखना. द गाजी अटैक, अगर आप लोगों ने नहीं देखा इसलिए बोल रहा हूँ. द गाजी अटैक, ये भी इंडिया पाकिस्तान जो ये है ना सर, हमारे बीच में जो मतलब बेसिकली पाकिस्तान आतंक फैलाता है, हम उसको रोकते हैं. तो गाजी अटैक एंड एज वेल एज राजी. ठीक है, राजी एक लड़की के ऊपर, जिंदगी के ऊपर बना हुआ है, मतलब एक औरत के ऊपर जिन्होंने अपना जिंदगी को सैक्रिफाइस किया था इंडिया के लिए. देखना सर, उसमें एक गाना है सर, बड़ा गजब का गाना है सर, अगर दिल राजी है. जो भी हो, मुझे ये तो मूवी सीखने वाला मूवी है सर, देश के लिए है, इसलिए मैं बोलता हूँ. जो मूवी जिंदगी में कुछ सिखाएगा वो मूवी मैं जरूर आपको देखने के लिए बोलूँगा, और मैं आशा करूंगा कि आप जरूर देखें. क्यों सर? कुछ अच्छा मूवीज, कुछ अच्छा किताब जिंदगी में बहुत कुछ सिखा के जाता है, और इंसान को सीखना चाहिए. अच्छा ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आए. ठीक है. एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ तब से, डूइंग इज अ पॉजिटिव एक्ट एंड नॉट डूइंग और एब्स्टिनेंस ऑफ इज अ नेगेटिव एक्ट, है ना. Nonetheless, both these acts have the same effect in the eyes of law. कुछ करने के लिए कुछ बोलना, कुछ हाँ के लिए भी ऑफर करना, ना के लिए ऑफर करना, लॉ के आंखों में सेम होता है. A offer to sell his car to B for 3 lakhs is an act of doing. So in this case, A is making an offer to B. A asks B after his car meets with an accident with B scooter. A B के साथ धक्का लग गया. A के साथ B का धक्का लग गया रास्ते में. फिर A B को बोल रहा है कि भाई तुम्हारे स्कूटर पे धक्का लग गया, पर तुम कोर्ट पे मत जाना, एक काम करते हैं, रिपेयर चार्जेस रख लो, सेटलमेंट कर लेते हैं सर. तो किसी को क्या कर रहे हो? कोर्ट पे जाने से रोक रहे हो. नॉट टू गो टू कोर्ट, नॉट टू गो टू कोर्ट. जो भी डैमेजेस है शरीर पे हो या गाड़ी पे, सारा खर्चा देने के लिए रेडी है ए, और बी ने भी राजी हो गया. कोर्ट भी इस बात को एग्री कर लेगा. कोर्ट ऑलवेज चाहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, सबसे बढ़िया है. अब वो बात है कि मैंने आप समझ रहे हो ना, कोर्ट का टाइम बचता है. लॉयर दोनों साइड का लॉयर होते हैं. कोर्ट ऑलवेज चाहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट जितना सेटलमेंट हो जाए उतना अच्छा है. कोर्ट भी चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट के पास इतना केस ऐसे ही होता है पहले से कि एक नया केस आ जाए तो ऐसे ही कोर्ट का बर्डन थोड़ा बढ़ जाता है, स्पेशली इन इंडिया. 141 करोड़ की आबादी, इसमें इतना डिस्प्यूट, उतने उसके हिसाब से ना तो जज है, ना तो लॉयर है, और ना ही प्रॉपर रिजोल्यूशन सिस्टम है. पर उसको एग्जीक्यूट करना इंडियन लॉ सिस्टम में ऐसे ही बहुत लोडिंग है, बहुत बर्डन वाला है. ठीक है. और दिन में दिन सोसाइटी इतना कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है,
प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बढ़ रहा है। सोसाइटी को थोड़ा इजी होना चाहिए, जीने का रास्ता थोड़ा आसान होना चाहिए, लेकिन मुश्किल बढ़ रहा है सर। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारा करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी सर और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का एक मीटिंग बैठा था। उस मीटिंग क्लोज डोर मीटिंग था 2017-18 के आसपास, मुझे जितना भी याद आ रहा है। उस मीटिंग में बेसिकली कोर्ट एंड जजेस जितना है हमारे देश में बड़े बड़े, ये इंडियन लीगल सिस्टम में जो प्रॉब्लम है इसको लेके की मीटिंग कर रहा था। इट्स क्लोज डोर मीटिंग। उस मीटिंग में मोदी जी सिर्फ रोया था। मतलब मोदी जी ने बाद में इंटरव्यू में बता रहा था कि रोने के अलावा और कुछ नहीं था। एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते भी वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, बिकॉज सिचुएशन इतना बर्डनफुल है, आप समझ सोच भी नहीं सकते। हाँ, रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट करने का कोशिश है कि केस जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, एटलीस्ट एप्लीकेशन जल्दी पड़े, मैंने जल्दी हर चीज में एक फास्ट फॉरवर्डनेस तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ अभी फाइल करो, फिर बाद में सुनानी आएगा, फिर हियरिंग आएगा, फिर डेट पे डेट, डेट पे डेट। सनी देओल वाला डायलॉग पता है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यही प्रॉब्लम है सर, तो तारीख पे तारीख को थोड़ा कम करना है जो भी हो। तो नॉट टू गो टू कोर्ट के लिए भी ऑफर हो सकता है। इट्स अ इट्स एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग और एब्स्टिनेंस। ठीक है, नॉट डूइंग मैंने ना करना या रोकना। ठीक है सर, तो ये हो गया एक ऑफर कैसे वैलिड होते हैं। ये मैं आपको क्या बता रहा था, एसेंशियल्स ऑफ ए प्रपोजल और ऑफर, ये ऑफर कैसे वैलिड होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाला है सर। हाउ मेड, एक्सप्रेस ऑफर किसको बोलते हैं, इम्प्लाइड ऑफर किसको बोलते हैं, किसको कर रहे हो, जनरल ऑफर क्या है, स्पेसिफिक ऑफर क्या है, विथ केस स्टडीज। और मजा आएगा सर, और मजा आएगा, आना ही है सर। ओके सर, आज इतना ही है, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आयन, पिंकी, नानी, नील, संपत, सोमनाथ, तुषार। यस सर। ठीक है सर, ठीक है सर, फिर बाय सर, गुड नाइट फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट Thank you, सर। sir. थैंक यू सर, Bye, sir. बाय सर। ये सोमनाथ।